चलिए अपने शुरू करते हैं। कंपनी लॉ, लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो कंपनीज एक्ट कैसा दिखता है वो हमने देखा, सेक्शंस का प्रेजेंटेशन और सब कुछ डायरेक्ट एक बार रेफ़र की थी। अब आगे की स्टोरी पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ कंपनी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेन टॉपिक है। अगेन जो चल रहा है वो डबल का रिपीट ही चल रहा है, तो एक बार हम क्विकली उसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगा। कंपनी की डेफिनेशन में हमने देखा कि जहाँ पे या मीनिंग के लेवल पे बात करें तो एक से ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल और इंटेंशन के साथ आगे आ रहे हैं, पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक बिजनेस आइडिया पे और उसको एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ द बेसिक कि भाई कंपनी है क्या, लाइक माइंडेड पीपल, जो यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज़ किया हुआ है। अब कंपनी की डेफिनेशन जो एक्ट में दे रखी है वो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मतलब अपने एक्सपेक्ट नहीं करते, जितना बड़ा एक्ट है सुन के लगता है कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, बट डेफिनेशंस उतनी ही सिंपल है यहाँ पे। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बट एक बात बोल दी जिस पे आपको ध्यान देना है। इन्होंने बोला कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो दिस एक्ट का मतलब 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब है कि इससे पहले इंडिया में जितने भी कंपनीज एक्ट हुए उनमें से भी अगर किसी में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो भी आज आपकी कंपनी वैलिड है। ये लिखना बहुत ज़रूरी था। छोटा सा प्रोविज़न नहीं लिखा होता तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता, वो समझना है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होता तो इसका मतलब ये था कि जिन लोगों ने 2013 से पहले कंपनी रजिस्टर कराई उनकी कंपनी है ही नहीं, तो उनको फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लाखों कंपनियां हैं, 17 लाख कंपनीज हैं इंडिया में रजिस्टर्ड। 2013 से पहले भी तो कितनी लाख कंपनीज होंगी, तो उन सबको जस्ट एक डेफिनेशन की वजह से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, अननेसेसरी कंप्लायंस। तो इन्होंने एक्ट में लिख दिया कि भाई 2013 के एक्ट में या उससे पहले की किसी भी कंपनी लॉ में जो इंडिया में कभी भी एग्जिस्ट करता था, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी तो यू आर अ कंपनी और आपका स्टेटस कंटिन्यू होगा, कोई री रजिस्ट्रेशन कोई फिर से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। ये इस बात से क्लैरिफाई हो जाता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। अब जो लोग कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग मेंबर्स हैं और जिनका कैपिटल में हिस्सा है उस हिस्से को बोल रहे हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके ऊपर बात हो रही है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। वेरी सिंपल, कंपनी का अपना नाम होता है, कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, कंपनी के नाम पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, उसका एक ऑफिस होता है, ये सारा स्टेटस जो है वो कंपनी को मिलता है। उसका एक ऑफिशियल स्टैम्प, एक सील होता है, वो भी यूज़ होता है कि जहाँ पे ठप्पा लगाना है कंपनी के नाम से डॉक्यूमेंट्स पे, वो स्टैम्प वहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये सारा पावर एक कंपनी को मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। कंपनी के नाम पे लोन ले सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन होता है, टैक्स पे होता है, रिटर्न फाइलिंग होता है। ये सारा काम जैसे आप और मैं करते हैं वैसे एक कंपनी भी कर सकती है। ये उसकी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का हिस्सा है। फिर बोला कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी सही है। हम नेचुरल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी क्रिएट करते ही उसकी आइडेंटिटी हमसे अलग हो जाती है। तो अपन सबने मिलके कंपनी बना ली इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो नाउ इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड भी एक एडिशनल पर्सन है। तो अगर हम 25 लोग हैं तो इग्नाइट एकेडमी 26th पर्सन है। वी ऑल आर नेचुरल और रियल पीपल एंड दैट कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो स्टेटस उसको मिल जाता है, ये ध्यान रखना। कंपनी सिटीजन होती है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पास्ट एग्जाम में भी रिपीट हो जाता है, तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है। एक सिटीजनशिप का एक्ट है, इस पर हमने बात की हुई है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो इंडिया में एप्लीकेबल है, जिसकी वजह से आप और मैं इंडिया के सिटीज़न माने जाते हैं। उस एक्ट में लिखा है कि किसी का भी सिटीज़न होने के लिए उसका नेचुरल पर्सन और लिविंग पर्सन होना ज़रूरी है और ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है, ये उसकी डेफिनेशन में है। कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और ह्यूमन बीइंग नहीं, तो कंपनी कैन नॉट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये इसका कंक्लूजन है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, कंपनी की नेशनैलिटी और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होता है कि कंपनी इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, रजिस्टर्ड कहाँ पे, उस वजह से होता है। नेशनैलिटी का भी वही क्राइटेरिया है। अब गूगल, एप्पल, फेसबुक इंडिया में काम कर रहे हैं बट दे आर यूएस बेस्ड कंपनी, क्योंकि उनका होम कंट्री वो है और इंडिया में उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है। लेकिन टाटा और रिलायंस है तो वो इंडियन कंपनी की ओरिजिनेट यहाँ से हुई, तो वो क्राइटेरिया रहता है, सिटीजनशिप नहीं रहती, वो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लायबिलिटी। एक पर्टिकुलर कंपनी की लायबिलिटी जो है वो एक लिमिट तक ही होती है, लिमिटेड रहती है। तो वही एक एडवांटेज है जिस वजह से लोग कंपनी फ्रेम कर रहे हैं। और देखो टाइम के साथ साथ बिजनेस करना रिस्की होता जा रहा है,
लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज कंपटीशन बहुत है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कोई भी बिज़नेस करना चाहता है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता, बट बिज़नेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड है, तो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश तो करेंगे। तो लोग ये कर रहे हैं कि भाई लॉसेस के रिस्क को मिनिमाइज़ करें, तो करे कैसे? तो भाई सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, HUF, ये सारे जो फॉर्मेट्स हैं, इनमें लॉस कहीं तक भी जा सकता है। तो अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी का है तो आपको कोई भी ये एडवाइस करेगा भाई कंपनी बना ले या LLP बना ले, लायबिलिटी लिमिटेड कर ले, नहीं तो फिर अगर लॉस हो गया ना तो घर वर सब बिक जाएगा, फिर भी लॉस के पैसे भरता रह जाएगा। तो इस डर से लोग कंपनी बनाने की तरफ पहले भागते हैं। अब जैसे जैसे कंपनी बनाने की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे अपना काम बढ़ेगा, बिकॉज कंपनी क्रिएट करने के लिए भी CS की ज़रूरत है और उसके कंप्लायंसेस के लिए भी CS की ज़रूरत है। तो ये तो चलता रहेगा। और अगर लॉस कर दिया तो कंपनी बंद करने के लिए भी आपको ही फ़ोन आएगा, यार वाइंडिंग अप का प्रोसीजर करना है। तो अपने लिए तो फ़ायदा ही है, कंपनी के शुरू होने से लेके बंद होने तक और कंपनी के सर्वाइव करने तक एक कंपनी सेक्रेटरी के बिना काम चलने वाला नहीं। सो दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज। और ये टाइम के साथ रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। अब अपने यहाँ पे सूरत में आप देख लो, 10-15 साल 20 साल पहले इतना ट्रेंड नहीं था कंपनीज बनाने का। लोग प्रोपराइटर बिजनेस करते थे क्योंकि लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड पॉपुलेशन थी, लॉसेस का रिस्क लिमिटेड था, काम चलता रहता था। अब इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो लॉसेस का रिस्क भी बढ़ गया है। तो अब छोटा बिजनेसमैन या मीडियम लेवल बिजनेसमैन भी सोचता है कंपनी बना लेता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड ही सही, एटलीस्ट मेरा लॉस तो लिमिट हो जाए। तो दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्रेमिंग अ कंपनी कि आपकी लायबिलिटी हो जाती है लिमिटेड। अब वो लिमिट कहाँ तक है ये समझना है। तो इसका एक क्राइटेरिया तो ये है कि जितनी आपकी शेयर कैपिटल उतनी आपकी जिम्मेदारी। आपने किसी कंपनी में 10,000 रुपये के शेयर खरीदे, सपोज ओला का एग्जांपल ले लेते हैं। ओला आजकल काफ़ी चर्चा में फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, लेकिन है। तो ओला का भी IPO आया था, काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी थी। ओला EV 2 व्हीलर मार्केट में पायनियर था, सबसे आगे था और मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा था। तो बहुत सारी ओला बिकी, तो दिखती भी अभी भी रोड पर बहुत ओला दिखती है, लेकिन उसके सर्विस सेंटर पर जाओ तो आपको ज़्यादा ओला दिखती है। ठीक है, रोड पे कम दिखती है, सर्विस सेंटर पे ज़्यादा दिखती है, बिकॉज बेचारे वो काम ही नहीं कर पा रहे। सर्विस सेंटर कम होते जा रहे हैं, रिपेयरिंग का काम हो नहीं रहा है। बीच में भी वीडियो आया था उधना में, पता नहीं कहाँ पे ओला का बड़ा सर्विस सेंटर है, उस पर इतनी सारी ओला पड़ी है, वो बेचारे ठीक ही नहीं कर पा रहे उसको, और लोग वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। अब IPO में काफ़ी लोगों ने पैसे लगाए, बाद में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया ये सोच के कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बिकॉज जो प्रोडक्ट उन्होंने निकाला था स्टार्टिंग में वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा था। अब ऐसी कंपनी में आपने 20,000 रुपये के शेयर खरीदे, कंपनी चल रही है, अब शेयर का भाव जो है ऊपर नीचे हो रहा है, पूरी कंपनी मान लो लॉस में चली जाए, इन फ्यूचर बंद हो जाए, घाटा हो जाए कंपनी को बहुत भयंकर, आपकी जिम्मेदारी कितने रुपए देने की है? जितने के आपने शेयर खरीदे। तो जो 20,000 रुपये आपने दे दिए वो आपके गए, डूब गए, लेकिन कोई और पैसे मांगने आएगा आपके घर पे, बोले वो ओला के शेयर होल्डर हो आप? बोले हाँ हूँ तो सही, सोचा था कंपनी चलेगी तो खरीद लिए थे, ओला भी खरीदी थी, शेयर भी खरीदे थे, दोनों जगह नुकसान हो गया, क्या करूँ? तो बोला जितना कंपनी पे लॉस है ना, पर पर्सन जब डिवाइड कर रहे हैं ना, पर शेयर होल्डर, तो 4 लाख रुपए आ रहा है। आपने तो 20,000 ही भरे, बाकी के 3,80,000 कब दोगे? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पे करने की। आप बोलोगे मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी 20,000 की थी, 20,000 मैंने भर दिए, वो तो डूब गए। अब उसके ऊपर अगर कंपनी का लॉस हुआ है तो कंपनी जाने, मैं क्यों पे करूँगा? मेरी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ फ्रेमिंग अ कंपनी कि एक इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिसाइड हो जाती है कि इससे ऊपर का नुकसान मैं नहीं भरूंगा, जो दे दिया वो फाइनल है और पैसे नहीं दूंगा। हाँ, पार्टली पेड हो आपके शेयर तो डिफरेंस का आपको देना पड़ेगा, वो अंडरस्टूड है, बट यू नो एग्जैक्टली कि मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कहाँ तक जा सकती है। 1 करोड़ का लॉस क्यों ना आ जाए ना पर शेयर होल्डर, भाई मैंने 20,000 के शेयर लिए, मैं तो इतना ही दूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये एक बेस्ट पार्ट है। तो लायबिलिटी कैन बी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल। एक दूसरा ऑप्शन होता है गारंटी, लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी, ऐसा अपन ने पढ़ा था। वहाँ पे जो इनिशियल प्रमोटर्स है कंपनी के, वो मेमोरेंडम में गारंटी देते हैं कि भाई कंपनी अगर कभी घाटे में गई तो मैं इतने पैसे भरूंगा, और क्योंकि राइटिंग में गारंटी दी है तो वो बाद में पे करना भी पड़ता है, नहीं तो आपके ऊपर कोर्ट केस होगा और रिकवरी होगी, तो जितना आप लिख के दोगे उतना देना पड़ेगा। शेयर्स वाले केस में तो ऑलरेडी पैसा दे चुके हो, गारंटी वाले केस में आपने बोला कि लॉस हुआ तो पैसे दूंगा, तब तक कोई पैसा देने की मेरी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे केस में कंपनी स्टार्ट होती है तो फिर डेट के बेसिस पे, उधार के पैसों से शुरू होती है, क्योंकि इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ गारंटी दे रहा है। इसका कॉम्बिनेशन भी होता है, सर आधे शेयर ले लो, आधी गारंटी दे दो, कुछ तो पैसा लाओ कंपनी में, शुरू कैसे करें? तो इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये पॉइंट है। क्या कोई कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ क्रिएट हो सकती है? अगर फाउंडर ही चाहे तो हो सकती है, पॉसिबल, लॉ में अलाउ किया है, वो क्यों मना करेंगे? भाई करो, आपको पागलपन करना है आप करो, मना थोड़ी कोई कर रहा है। बोले नहीं अपने फुल कॉन्फिडेंस है, अपना कोई नुकसान नहीं होने वाला, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बनाएंगे, बनाओ, कोई मना नहीं कर रहा है। हाँ, आपके इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा
या आपको जो लोन दे रहा है उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ले रहा है। लेकिन जो आपका शेयर होल्डर है वो तो टेंशन में आ जाएगा, बोले यार तू खुद तो डूबेगा, हमारा भी घर डुबा देगा, पैसे नहीं लगाने। गवर्नमेंट कंपनीज यूजुअली इस कैटेगरी में जाती है, बिकॉज उनको क्या है ना, इन्वेस्टर का पब्लिक का ट्रस्ट जीतना होता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। वैसा है प्राइवेट सेक्टर में तो कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की एक्सपायरी डेट होती है कुछ कि इतने साल के बाद कंपनी बंद कर देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ 50 साल, 100 साल, 10 साल, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर, 200 साल, 250 साल, 300 साल है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंपनीज़ हैं जो 200 ईयर से पुरानी है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, थॉमस एंड कुक है, हेमलीज है, वाडिया ग्रुप है, बॉम्बे डाइंग जो कंपनी है, ये गोदरेज, बिरला, टाटा, ये सब मोर देन 150 ईयर्स पुरानी कंपनी है। तो उनके फाउंडर्स में से तो कोई नहीं होगा अभी आज की डेट में। पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया, पूरा शेयर होल्डर का ग्रुप चेंज हो गया, लेकिन कंपनी आज भी चल रही है, अगले 100-200 साल तक भी चलती रहेगी। सो दैट इज़ कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन, कि भाई कंपनी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मेंबर्स और पीपल में कम एंड गो, कंपनी विल बी फॉर एवर, दैट इज़ द क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना पॉसिबल है। अब इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बना ली हमने, फिर सोचा कि ये प्रीमाइसिस परचेज कर लेते हैं, क्लासेस यहीं से ऑपरेट करेंगे। तो ये प्रीमाइसिस आप इग्नाइट एकेडमी के नाम पे परचेज कर सकते हो। तो आपके या मेरे पर्सनल नेम पे खरीदना ज़रूरी नहीं है। कंपनी के नाम पे होगी तो किसी को टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि पैसे सबके लगे और पेपर किसी एक के नाम पे बने, तो फिर क्या टेंशन हो जाती है। बोले कल कोई घूम गया तो सारी एसेट इसके नाम पे लेके चला गया, तो हम तो सारे पैसे हमारे तो डूब जाएंगे। तो बोला भाई कंपनी के नाम पे खरीद लो ना, परपेचुअल सक्सेशन है, ये मेंबर कल हो ना हो, असेट तो सेफ रहेगी। तो आप सेपरेट प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे परचेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी की। शेयर खरीदना बेचना ईजिली पॉसिबल है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आराम से आप ओपनली शेयर बेचो खरीदो। प्राइवेट लिमिटेड में शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन विथ रिस्ट्रिक्शंस। आप ऐसे ही किसी को भी शेयर नहीं बेच सकते। प्राइवेट लिमिटेड में कंसेप्ट ऐसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अगर हम सब लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे मेरा स्टेक बेचना है, तो मुझे पहले आप सबको ऑफर करना पड़ेगा कंपलसरी। अगर आप में से कोई भी खरीदने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं किसी आउटसाइडर को स्टेक बेच सकता हूँ, बट वो भी 1-to-1 इन्विटेशन, ऐसा पेपर में ऐड देके सोशल मीडिया में पोस्ट करके वैसे नहीं बेच सकते। तो 1-to-1 चलेगा। पब्लिक लिमिटेड में तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपनली आप अनाउंस करके किसी को भी अपना स्टेक सेल कर सकते हो। तो ट्रांसफरेबिलिटी होती है, बट प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ट्रांसफरेबल होते हैं बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये बात ध्यान रखनी है। आगे, क्या कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है? पॉसिबल। क्या आप कंपनी में केस फाइल कर सकते हो? पॉसिबल, तो वो भी अलाउड है। तो कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। अ कंपनी कैन बी अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी वैलिड है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, एक कंपनी की एक्टिविटीज़, उसके पावर्स डिफाइंड है, लिमिटेड है, एंड दैट डेफिनेशन इज गिवन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। उसमें कंपनी के बारे में जो कुछ भी लिखा है, कंपनी उसके बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, मेजर चार्टर ऑफ अ कंपनी, बाई लॉज ऑफ अ कंपनी, ये सब टर्म्स यूज होते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन में ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन ये प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग अलग हैं, कंपनी चलाने वाले लोग अलग हैं। और फिर कैसा हो जाता है ना, पैसा लगाने के बाद थोड़ी टेंशन रहती है कि यार पैसा मेरा है, बिज़नेस कोई और चला रहा है, कल को इसने बिज़नेस डुबा दिया, इसका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे पैसे चले जाएंगे। तो वो प्रेशर थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स पे रहता है, इसलिए फिर वो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ऑडिटिंग, ये सब चीज़ें होती रहती है, जिससे क्लियर रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। कोई कंपनी बनाता है तो प्रॉफिट करने के लिए तो बना रहा है, और ये एसोसिएशन वॉल्यूंटरी है या कंपलसरी है? किसी को ऐसा गन पॉइंट पे बोल सकते हैं पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे? ओला का शेयर होल्डर प्रमोटर लोगों को ढूंढ रहा है, बोले मेरी कंपनी में पैसे लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो गोली मार दूँगा। बोले भाई तू गोली मार दे, जैसी कंपनी की हालत कर रखी है, पैसे ही डुबा देगा, तो तू जो करना है कर ले, मैं तो नहीं पैसे लगा रहा। तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते, दैट इज़ वॉल्यूंटरी। आप अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट करना चाहो तो ठीक है। इस पॉइंट में एक एक्सेप्शन है, वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। हर कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है ऐसा नेसेसरी नहीं। अब इसमें एक एक्सेप्शन आ गया, जो हमने पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कंपनी जिसका मेन इंटेंशन समाज सेवा का है, प्रॉफिट कमाने का नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट कमा ले तो अलग बात है, बट वो भी वापस से फिर सोशल सर्विस में ही यूज़ होना चाहिए, जैसे वो CSR एक्टिविटी में होता है ना, कुछ वैसे। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आगे थियरी में आएगा। और लास्ट पार्ट है इसका, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस।
अगर ये कंपनी क्रिएट हो सकती है तो ये कंपनी टर्मिनेट भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक होता है लिक्विडेशन प्रोसेस या वाइंडिंग अप, और एक होता है डिसोल्यूशन। आपने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा होगा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो कंपनी में भी होता है। तो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन आर नॉट सेम। बहुत बार इसमें डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों सेम है अलग अलग है। डेफिनेटली दोनों अलग है। वाइंडिंग अप इज़ अ प्रोसीजर एंड डिसोल्यूशन इज़ द लास्ट स्टेप। वाइंडिंग अप में अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, लिक्विडेशन बोलो वाइंडिंग अप वो सेम है। उसमें हम कंपनी की सारी एसेट बेच रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर लायबिलिटीज़ चुका रहे हैं, और फिर लास्ट में कैपिटल पे ऑफ कर रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं। बैलेंस शीट खाली करने के प्रोसेस को लिक्विडेशन बोला जाएगा, वाइंडिंग अप बोला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कंपनी एग्जिस्ट तो करती है, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है, आरओसी का रजिस्टर चेक करना पड़ता है। उसमें जिस कंपनी का नाम लिखा है वो कंपनी है, और जिसका नहीं लिखा है वो नहीं है। तो आप जब वाइंडिंग अप का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हो, जब बैलेंस शीट खत्म हो जाती है, तो यू हैव टू अप्लाई टू द आरओसी। उनको बोलना पड़ेगा कि भाई हमने सब कुछ प्रोसेस कर लिया है, पैसे वैसे का हिसाब हो गया, अब हमारा नाम वो रजिस्टर में से आप हटा दो। जब आरओसी वो नाम हटा देता है तब ऑफिशियली आपकी कंपनी टर्मिनेट होती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। समझ आए? तो दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन दोनों अलग स्टेजेस हैं। डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज, उसके बाद कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म। लेकिन इन दोनों प्रोसेस के बीच में कुछ दिन के लिए एक कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है विद जीरो बैलेंस शीट आइटम, नो असेट नो लायबिलिटी, बट ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है। कुछ टाइम के लिए ये कंडीशन आती है वैसा। तो ये ध्यान रखना, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। बोलो पॉइंट समझ आए? अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने यहाँ थियरी में समझाए हुए हैं, एक बार आप फिर से रीड आउट करके देख सकते हो। और जो केस लॉज दे रखे हैं वो भी रिपीट है, सारे सेम केसेस हैं। वो सोलोमन वाला केस और ली वाला केस, पायलट वाला, वो सेम ही है। और केसेस अपने को लर्न नहीं करने हो, मैंने आपको डबल में भी ना ही बोला था, यहाँ पे भी ना बोल रहा हूँ। सेम टू सेम केस वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, सेम डेटा नॉट नेसेसरी। आपको केस का अगर क्रक्स पता है तो दैट इज़ मोर देन इनफ, वो काफ़ी है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। कभी कभार सेम केस एग्जाम में रिपीट हो जाता है, लेकिन नॉट एवरी टाइम। अब ये केसेस में वापस से सारे रिपीट करवाऊँ या क्या सिचुएशन है, बोलो? आपके ध्यान में कोई डेप्थ में जाना नहीं है, जैसे नहीं भी करे तो चलेगा। देख लेता हूँ, सिलेक्टेड वाले करा देता हूँ, सारे तो नेसेसरी नहीं है। देखो सोलोमन वाला केस है, क्विकली एक बार थोड़ा देख ही लेते हैं, बाई चांस आपको नहीं ध्यान में हो तो फिर बाकी रह जाएगा, कोई सेंस नहीं है उसका। सोलोमन वाला केस है पहला, वो देख लो। उसमें हमने देखा था सोलोमन एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन है। स्टार्टिंग में आपको पेज नंबर 8 पे ना बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। सोलोमन जो है वो एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन था, सोल प्रोप्राइटर, शूज़ का, लेदर आइटम्स का, ये सब का उसका काम था। उसने एक पॉइंट पे क्या किया, कंपनी बना ली। अब जब कंपनी बनाई तो अपना पूरा बिजनेस उसने कंपनी को बेच दिया, और कंपनी में उसे शेयर्स मिले, डिबेंचर्स मिले और कैश मिला। तो अब वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, डिबेंचर होल्डर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कंपनी में 99% शेयर्स सोलोमन के, 1% उसकी फैमिली के, और बाकी जिन लोगों ने डेट पे किया होगा, डिबेंचर खरीदे होंगे वो। अब उसकी कंपनी काफ़ी साल प्रॉफिट करने के बाद फ्यूचर में लॉसेज में आ गई, और अब वाइंडिंग अप हो रहा है। जब वाइंडिंग अप हुआ तो सारी एसेट बेची, पैसा इकट्ठा किया, लायबिलिटी पे ऑफ करने गए। अब लायबिलिटीज़ में पहले नाम आया डिबेंचर वालों का। तो डिबेंचर वालों को जब पैसे चुका रहे थे तो उस लाइन में सोलोमन भी खड़ा हो गया। तो बाकी सब ने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी हूँ, तो जितने मेरे पास डिबेंचर्स हैं वो पैसा तो मुझे भी आप सबके साथ ही मिलेगा। शेयर होल्डर वाली लाइन अलग है, वो पैसे बाद में मिलेंगे, मैं बाद में ले लूँगा। अब बाकी डिबेंचर होल्डर्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि सोलोमन तो खुद कंपनी का मालिक है, उसी की तो कंपनी है, वो पैसे पहले क्यों ले रहा है? उसने बोला कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, बट कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ। मेरे पास डिबेंचर्स हैं, तो एज अ डिबेंचर होल्डर उस कैपेसिटी में तो मैं पैसे ले सकता हूँ ना आपके साथ। सबने ऑब्जेक्शन किया, मैटर कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने भी वर्डिक्ट यही दिया कि कंपनी अलग है, उसका फाउंडर अलग है, भले उसके पास 99% शेयर्स क्यों ना हो। अगर उसके पास डिबेंचर्स हैं तो वो एज अ डिबेंचर होल्डर पैसे ले सकता है, कोई मना नहीं। ये पहला केस था जिसमें कोर्ट ने इस तरीके का जजमेंट दिया, जहाँ एक सेपरेट आइडेंटिटी और एक आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात हुई। तो लैंडमार्क केस बन गया। उसी केस को बार बार ये लोग रिपीट किए जा रहे हैं। 1897 का केस है, सोचो कितने साल हो गए, 125 साल पुराना केस है, पर आज भी हर जगह रेफरेंस में वही, बिकॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार ऐसा केस डिस्कस हुआ था, इसलिए उसको बार बार रिपीट करते हैं। जो लीज एयर फार्मिंग वाला केस है 1961 का, वो भी सिमिलर लाइन पे ही है। इसमें बोला है जो मिस्टर ली है ना, वो पायलट है, ट्रेंड पायलट, प्रोफेशनल पायलट। उसने अपनी खुद की कंपनी बना ली, एयरक्राफ्ट वाली एयरलाइन कंपनी, और अब वो उसमें एज अ पायलट भी काम कर रहा है।
तो कंपनी का मालिक है, कंपनी में इन्वेस्टर भी है और सैलरी भी लेता है क्योंकि प्लेन खुद चला रहा है। अब उसकी डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, उसी कंपनी के प्लेन में वो प्रोफेशनली फ्लाई कर रहा था एज अ पायलट और प्लेन क्रैश हो गया। अब उसकी फैमिली कंपनी से कॉम्पनसेशन मांग रही है। जो कंपनी की पॉलिसी है कि ऑन ड्यूटी किसी पायलट की डेथ होती है तो फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलेगा। मैनेजमेंट ने मना कर दिया, बोले आप तो कंपनी के मालिक हो, आपको एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कैसे दे सकते हैं। फैमिली ने बोला एम्प्लॉय सैलरी भी तो हर महीने ले ही रहा था, काम भी तो कर ही रहा था, तो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में अगर वो काम कर रहा है एक्चुअल में तो उसको सारे राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। वर्डिक्ट वही आया कि भाई मिलने चाहिए। ली अलग है, उसकी कंपनी अलग है, दोनों को मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये सब हमने पॉइंट्स देखे थे। फिर एक थर्ड केस था ना, न्यू होराइजन वाला, वो अच्छा केस था, मे भी आपको याद हो। कंपनी का एक्सपीरियंस और उसके फाउंडर्स का एक्सपीरियंस सेम होता है या अलग अलग होता है, ये बात हो रही थी यहाँ पे। तो बोला कि कंपनी के एक्सपीरियंस में उसके प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस आपको जोड़ के देखना ही पड़ेगा। अब जैसे हम सब ने एक कंपनी बना ली, इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं ये काम जो है वो पिछले 14 ईयर से कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं नया हूँ इस लाइन में, पर मैं इंडिविजुअली सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के तरीके से पढ़ा रहा था। अब मैंने प्रोफेशनल कंपनी बना ली। अब लोग जज कर रहे हैं, अरे तो नई कंपनी है, इनको क्या आता होगा। मैं बोला कंपनी मैंने अभी रजिस्टर की है, बट मैं तो 10 साल से ऊपर हो गए, इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस मैटर करता है कि नहीं करता है? डेफिनेटली करेगा। इन्वेस्टर्स देखेंगे ना कि नहीं यार जो बंदा कंपनी शुरू कर रहा है उसको इस लाइन में बहुत एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस कंपनी के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए, तो ही वो सही पिक्चर जो है वो आपके सामने रखेगा। अदरवाइज़ तो कोई भी कंपनी नई कंपनी ही होगी ना। मैंने कंपनी रजिस्टर कर दी, 5 साल तक किसी ने मुझे कुछ काम ही नहीं दिया, बोले नहीं अभी तो आप नई कंपनी हो, एक्सपीरियंस नहीं है। 5 साल हो गए, मतलब अब तो पुरानी कंपनी हो गया, बोले पर एक्सपीरियंस नहीं, मतलब काम ही नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? 10 साल हो जाएंगे, बैठा ही रहूँगा मैं तो ऐसे। तो प्रमोटर का एक्सपीरियंस तो देखो कम से कम, तो ऑब्वियसली उस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। ये न्यू होराइजन वाले में उन्होंने आउटकम वही दिया हुआ है, उतना भी आप ध्यान रखोगे तो ठीक है। नेक्स्ट केस देखना, डायरेक्टली आप आ जाओ 7th पॉइंट पे, सेपरेट प्रॉपर्टी वाला जो पॉइंट है वो अच्छा केस था, वो इनकम टैक्स वाला। मिसिस बच्चा है घुसदार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे 1955 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा केस है ये। यहाँ पे मैटर ये हुआ कि जो इन्वेस्टर है उसने इन्वेस्ट किया एक टी कॉफ़ी वाली कंपनी में, चाय बनाने वाली कंपनी। ठीक है, अब टी कॉफ़ी का जो बिज़नेस है ना, उस कंपनी के बिज़नेस में एक एग्रीकल्चर कंपोनेंट भी होता है और एक बिज़नेस इनकम भी होती है, क्योंकि मोस्टली टी वाली कंपनीज क्या करती है, पहले ज़मीन खरीदती है, उस पर टी गार्डनिंग खुद ही करती है और टी लीव्स को वहाँ से प्लग करके फैक्ट्री में ले जाते हैं, फिर उसके पाउडर बनाते हैं, टी बैग बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस में टी गार्डनिंग करना दैट इज़ एग्रीकल्चर, और उसको टी बैग में कन्वर्ट करना दैट इज़ बिजनेस। तो उनकी पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। 60% एग्रीकल्चर मानते हैं, 40% बिजनेस मानते हैं, तो 60% इनकम उनकी टैक्स फ्री होती है। आपने उसी टी कंपनी के शेयर खरीद लिए और आपको उससे मिला डिविडेंड। अब आप ये क्लेम कर रहे हो इनकम टैक्स में कि मैंने जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो तो एग्रीकल्चर करती है, उसकी 60% इनकम एग्जेम्प्ट है, तो मेरे डिविडेंड का भी 60% हिस्सा एग्जेम्प्ट होना चाहिए, ऐसा आपने इनकम टैक्स में क्लेम किया। प्रैक्टिकली आप गलत भी नहीं बोल रहे हो, थोड़ा लॉजिक तो है बात में, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने और कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई ये प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेगा। रीज़न बीइंग, आपका एज एन इन्वेस्टर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट है। आपने खुद जाके एग्रीकल्चर नहीं किया। आप और कंपनी अलग अलग हो। बिजनेस एक्टिविटी कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। कंपनी ने चाय पत्ती उगाई, उसको चाय के पैकेट में कन्वर्ट करके बेचा, आपने नहीं किया है। आपने क्या किया? आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, आपको जो मिला वो किस नाम से मिला? डिविडेंड। और डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है, तो वो पूरी इनकम पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा वो कंपनी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये आउटकम है। तो ये काफ़ी अच्छा केस था। तो आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से बराबर थी, लेकिन फिर डिसीजन इस तरफ आया। ये सारे पॉइंट्स हुए। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो पार्ट है वो तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें सारी चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट है दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये रिपीटेड टॉपिक है, पास्ट पेपर्स में बहुत बार आया है, आगे भी आ सकता है। ये कंटेंट तो वही रहने वाला है, घुमा घुमा के पूछते रहते हैं एक ही चीज़। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बहुत बार पूछा हुआ टॉपिक है, आप नोट करके रख सकते हो पहले से। चलो अब ये है क्या वो देखते हैं। देखो, कंपनी के नाम से बिजनेस करना ठीक बात है, लेकिन कंपनी के नाम से फ्रॉड करना गलत बात है। अब सपोज अपन, जैसे मैंने अभी बोला, इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने कंपनी बना रखी है, आप सब आए एडमिशन के लिए, तो
आपने बोला सर फीस का चेक कौन से नाम से देना है, बोला इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। फॉर्म भी मैंने उसी नाम से भरवाया, फीस भी मैंने उस नाम से ले ली, मतलब पैसा कंपनी के अकाउंट में गया। पैसा तो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया, अगले दिन में गायब हो गया। तो जितने स्टूडेंट्स ने फ़ीस पे की, आज आपने पेमेंट किया और कल शटर बंद। अब आप ढूंढ रहे हो मैं कहाँ गया। अब ढूंढते ढूंढते मैं तो कहीं ना कहीं गायब हो गया होगा, एकदम से तो आपको मिलूंगा नहीं। फिर कहीं 2-4 दिन बाद, कुछ महीनों बाद मैं कहीं आपको पब्लिक में मिल गया, रास्ते मिल गया। आपने बोला सर आपने तो फ्रॉड किया, हमारे साथ पैसे लिए और फिर आप गायब हो गए, हम आपके ऊपर केस फाइल करेंगे। मैं बोला मेरे ऊपर नहीं, इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। आपने जो फ़ीस भरी थी वो उस अकाउंट में गई है, फ़ीस आपसे कंपनी ने ली है, मैंने नहीं ली है। तो आपको जो केस करना है कंपनी पे करो। अब ये मेरा आंसर है। आप बोले यार ये अच्छी स्कीम है, कंपनी के नाम पे पैसे ले लिए और खुद मज़े से घूम रहे हैं, और अब हम कंपनी पे केस फाइल कर रहे हैं। अब केस चलता रहेगा कंपनी के ऊपर 5 साल 10 साल, मेरा क्या जा रहा है, समझ आ गया। मैं तो पैसे लेके गायब हो गया। तो अगर ऐसा होने लग गया और कोर्ट इस चीज़ को अलाउ करे तो हर कोई कंपनी बना के फ्रॉड करेगा, मस्त पैसे लेगा और गायब हो जाएगा। थोड़े टाइम में मार्केट में हालत ऐसी हो जाएगी कि कंपनी के नाम से अगर कोई आया तो लोग उसको मार के भगाएंगे कि भाई कंपनी की तो बात ही मत करना, ये तो फ्रॉड करने का तरीका और कुछ भी नहीं है, सब स्कैम चलता है। तो कंपनी सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा और लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। बेसिक सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्राइन या रूल बनाया गया, जिसको अपने बोल रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जहाँ पे एक कंपनी के नाम का पर्दा जो लगा रखा है वो हटा के देखा जाएगा पीछे बैठ के फ्रॉड कौन कर रहा है। कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो फ्रॉड नहीं कर सकती, वो बिजनेस कर सकती है। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले असली इंसान को पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसकी लायबिलिटी कर दो अनलिमिटेड। ना उसको लिमिटेड लायबिलिटी का कोई बेनिफिट देना है, ना उसको कंपनी के होने का कोई बेनिफिट देना है, क्योंकि फ्रॉड तो एक ह्यूमन माइंड का ही काम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाए तो फ्रॉड तो नहीं कर पाएगा। एआई आपको फ्रॉड करने के लिए आगे नहीं आ पाएगा, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके सॉल्यूशन दे पाएगा। ये एक चीज़ पॉसिबल है। तो यही यहाँ पे रूल बनाया गया और बहुत यूज़फुल है, बिकॉज ये नहीं होता ना तो कंपनी सेक्टर अभी तक कोलैप्स हो गया होता। और अपने फ्यूचर के लिए कंपनी सेक्टर चलता रहे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपना घर कैसे चलेगा अगर कंपनी बंद हो गई। तो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए भी, तो डेफिनेटली हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। अब इस चीज़ के लिए थियरी में इन्होंने ऐसा बोला कि कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस में इस बात का सॉल्यूशन दिया गया है, पर बहुत ही कम 2 या 3 टॉपिक्स ही है जहाँ पे ये बात लिखी गई है, उसके अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं ज़्यादा। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है भाई, कोर्ट के जजमेंट। कोर्ट के पास जब कोई केस जाता है और उसमें कोर्ट को क्लियर दिखता है कि यार ये तो जानबूझ के कंपनी के नाम का मिसयूज़ किया है, तो कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील हटा के पर्सनल लायबिलिटी इंपोज करता है। और वो सारे जजमेंट्स यहाँ पे इन्होंने आपको सॉल्यूशन में दिए हुए हैं। तो ये पूरा टॉपिक ना 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है स्टैट्यूटरी रिकग्निशन, वो टाइटल आपको वहाँ दिखेगा, और दूसरा है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूटरी रिकग्निशन का मतलब है कि कानून में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है। स्टैट्यूटरी रिकग्निशन, इसका मतलब कानून में क्या लिखा हुआ है इस बारे में। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब जज ने क्या डिसीजन दिए इसके बारे में अलग अलग केसेस में। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला स्टैट्यूटरी रिकग्निशन में आप देखो तो आपको 3 सेक्शंस का रेफरेंस मिलेगा। एक सेक्शन 7 है, एक 251 है, एक 339। बहुत शॉर्ट में दिया है, मैं भी उतना शॉर्ट रखूँगा उसको। सेक्शन 7 में बात की है जहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे के कंपनी बनाई, फेक डेटा। ऐसे बहुत केस हो चुके हैं पास्ट में, इन्फॉर्मेशन गलत दे के कंपनी बनवा देते हैं, कंपनी के ऑफिस पे जाओ तो कुछ नहीं मिलता। ऐसी बोगस कंपनीज़ भी बहुत बनती हैं, शेल कंपनीज़ बोलते हैं इनको। बहुत सारे जगह पे पूरे वर्ल्ड में ऐसी शेल कंपनीज़ के पूरे हब बने हुए हैं, जो बोलते हैं ना टैक्स हेवन नेशंस बोलते हैं। एक केमन आइलैंड्स करके है यूरोप के पास, तो बहुत छोटी सी जगह है, अपना मॉरिशियस है। मॉरिशियस की करेंसी मॉरिशियन रुपी, पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मॉरिशियस घूमने जाओ और वहाँ पे मॉरिशियन रुपी चलता है, तो आप मॉरिशियन रुपी अगर इंडिया लेके आ गए तो यहाँ पे कोई आपको उसको कन्वर्ट करके एक्सचेंज करके नहीं देगा। तो कोई मॉरिशियस जाता है तो उसको खास बोल के भेजना पड़ता है कि भाई जो भी मॉरिशियन रुपी तेरे पास बच जाए इंडिया लेके मत आना, वहीं कन्वर्ट करा लेना मॉरिशियस के एयरपोर्ट पे। एक बार यहाँ लेके आ गया, यहाँ कोई कन्वर्ट करके देता ही नहीं है, क्योंकि मॉरिशियस में ना सारी बोगस कंपनीज है। शेल कंपनी, छोटा सा आइलैंड है, लोग टूरिज़्म के लिए घूमने जाते हैं। एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर पे, एक ही एड्रेस पे 50 कंपनियाँ रजिस्टर्ड है। बात समझ आ रही है? ये प्रीमाइसिस है, 100 कंपनियाँ इसी प्रीमाइसिस के एड्रेस से रजिस्टर्ड है आरओसी में। कैसे हो सकता है ऐसा? हर कंपनी का अपना ऑफिस तो होता होगा, एक ही एड्रेस पे हज़ारों कंपनियां कैसे रजिस्टर्ड है? क्योंकि सब बोगस ऑन पेपर कंपनियां होती है, पैसे घुमाने के लिए यूज़ करते हैं, टैक्स की चोरी करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर ऐसा हो रहा है
तो फिर जिसने ये कंपनी क्रिएट की है उसने तो फ्रॉड इंटेंशन से ही किया है ना, तो उसके खिलाफ केस होता है। बीच में अदानी वाले का भी नाम आया था ऐसे केस में। अदानी की जो शेयर्स है, हिंडनबर्ग वाला मैटर हुआ था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अदानी के स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए थे। हिंडनबर्ग ने ऐसा बोल दिया अपनी रिपोर्ट में। अब हिंडनबर्ग खुद कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो रिसर्च फर्म भी है और वो लोग इन्वेस्टर्स भी हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स भी हैं। तो उन्होंने क्या है, पहले अदानी के बहुत सारे स्टॉक्स शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करना मतलब बेच दिए मार्केट में कि भाई तो बहुत महंगे हैं। फिर मीडिया में जाके ऐसा बोल दिया कि अदानी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और हमारी रिसर्च ये बताती है कि 85% ओवर प्राइस्ड है। मतलब जो शेयर 100 रुपये बिक रहा है ना अदानी का, एक्चुअल वैल्यू उसकी 15 रुपये है। और ये बात सबको पता है कि अदानी के शेयर्स ओवर प्राइस्ड है, मार्केट में भी सबको पता है। बट बहती गंगा में सारे हाथ धो रहे हैं, भाव बढ़ रहा है, अपना क्या जाता है, 200 का शेयर 2000 का हो गया, मैं तो कमाऊँ। पर सबको पता है कि शेयर 200 का ही है। अब जैसे ही किसी ने ये पब्लिकली बोल दिया, सब लोग डर गए, अरे यार कहीं सब बेचना ना शुरू कर दे, लॉस ना हो जाए, फटाफट सेलिंग शुरू। तो अदानी का शेयर एक्चुअली में 100 से 20 रुपये तक आ गया था, ये हालत वहाँ पे हो गई थी। तो फिर क्या है ना, सब लोग अपनी अपनी रिसर्च करते हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आती है। तो आया कि अदानी की जो इन्वेस्टर कंपनीज़ हैं, कुछ शेल कंपनीज उसने बना रखी है जो केमन आइलैंड्स और ये सब जगह पे है। एक ही एड्रेस पे, एक ही ऑफिस पे, एक प्रीमाइसिस से 6 अलग अलग कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो अदानी में इन्वेस्टर है। अब जैसे ही अदानी के स्टॉक के प्राइजेस मार्केट में गिरने लगते हैं, आप और मैं शेयर बेचते हैं, वो कंपनीज अदानी के शेयर खरीद लेती है। अब एलिगेशन ये है कि वो अदानी की खुद की कंपनीज है, वो अपना ब्लैक मनी घुमा के यूज़ करता है स्टॉक प्राइजेस को बैलेंस करने के लिए। जैसे ही आप बेचोगे, पैनिक करोगे, भाव गिरेगा, वो नहीं चाहता भाव गिरे, उसकी ब्रांड वैल्यू ख़राब होती है, उसकी मार्केट कैपिटल ख़राब होती है, अदानी की जो वो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में नाम है वो वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो अपना ही ब्लैक मनी उन बोगस कंपनी के नाम से इन्वेस्ट करा के खुद के शेयर खरीद लेता है। अब जब बाइंग ऑर्डर आते हैं तो भाव बढ़ जाता है। तो वो प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए 6 बोगस कंपनीज का यूज़ कर रहा है, ऐसा एलिगेशन लगाया, प्रूफ के साथ आया कि देखो एक ही ऑफिस एड्रेस पे, एक ही रूम में 6 कंपनीज रजिस्टर्ड है और ये 6 के 6 अदानी की इन्वेस्टर है और हैवी इन्वेस्टमेंट करती है, 10-10, 15-15% शेयर खरीद लेती है कंपनी के, जो करोड़ों रुपए की वैल्यू के होते हैं। तो बोले ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका कोई काम धंधा नहीं, कोई ऑफिस नहीं और सारी कंपनी एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। तो वहाँ से डाउट आया कि बोगस कंपनीज हो सकती है। बट क्योंकि अदानी है, इतनी जल्दी इंक्वायरी होती नहीं है और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्शन लेती नहीं है। सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बाद में बोला कि नहीं कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। मीडिया ने कवर करना बंद कर दिया, चीज़ें आती नहीं तो अपने ध्यान में ही नहीं आएंगी तो कौन एक्शन लेगा। तो ये सब चीज़ें उस तरीके से मैनिपुलेट होती है वैसे। तो क्या है ना, मीडिया कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एक्शन लेती है। एनडीटीवी का केस अगर आपको पता हो तो अदानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। एनडीटीवी जो है वो अदानी की ओनरशिप में है, उनकी कंपनी की अब सब्सिडरी हो गई वैसा है। और वो परचेस करने का एक ही रीज़न था कि एनडीटीवी जो है वो अदानी के खिलाफ बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्ट करता था। ये फैक्ट है। रवीश कुमार जो रिपोर्टर थे एनडीटीवी के, ही वॉज द वन के वो तो किसी को छोड़ते ही नहीं भाई, जो भी रूलिंग में है, जो भी उनके एलाइज है, सबके अगेंस्ट कोई ना कोई रिपोर्टिंग होती थी। अब क्या होता है, जितनी नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है उतनी ब्रांड वैल्यू इम्पैक्ट होती है। अदानी ने बोला कंपनी खरीद लेता हूँ, तो एनडीटीवी खरीद लिया। अब जैसे ही खरीदा, रवीश कुमार को समझ आ गई कि मेरा तो काम खत्म, अब तो मालिक है, इसके खिलाफ तो क्या ही बोलने देंगे। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। अब यूट्यूब चैनल पे न्यूज़ चल रही है, काफ़ी लोग देखते हैं, जितना वहाँ से रीच बढ़ रही है उतनी बढ़ रही है वैसा। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी कंपनीज़ को कंट्रोल करनी पड़ती है अपनी ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए, और ये सब लोग करते हैं। रिलायंस जो है ना बहुत ज़्यादा ओपनली इस चीज़ में आगे नहीं आता है, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इनडायरेक्टली रिलायंस से भी कंट्रोल्ड है, इसलिए इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग होती नहीं है। जो टीवी नेटवर्क 18 वाला जो पूरा ग्रुप है वो रिलायंस का ही है। 48 चैनल्स हैं टीवी पे जो आते हैं जो रिलायंस के, आपको पता भी नहीं होगा। ये लोग ओपनली जानबूझ के अपना नाम आगे नहीं डालते। कलर्स टीवी है और ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो रिलायंस के ही हैं, तो उनकी ओनरशिप में, बट वो लोग आगे नहीं आते उस तरीके से, बिकॉज इससे क्या होता है फिर लोगों के ध्यान में आ जाता है, अच्छा हाँ ये न्यूज़ चैनल भी रिलायंस का है, ये लोग तो इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, ऐसे एलिगेशन लगते हैं। तो थोड़ा सटल तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट रहता है, ये पॉइंट है। तो अगर आपने फेक डेटा दे के अगर कंपनी रजिस्टर कराई, ठीक है, तो फिर ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की वजह से आप पे पर्सनल लायबिलिटी आ सकती है। प्रमोटर, डायरेक्टर ये सब जेल जा सकते हैं, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 251 और 339। इसमें बोला है कि कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसीजर में अगर आपने कोई फ्रॉड किया, अपने पैसे ले लिए पहले, बाकी सबके नहीं दिए, ऐसा कुछ किया, तो उसके लिए भी आपके खिलाफ पर्सनल एक्शन हो सकता है। आप मतलब कौन यहाँ पे, कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, ये दो लोग। फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वाला केस है, वो लास्ट पार्ट है और इसमें बड़े सिंपल पॉइंट्स है, डिस्कस कर लेते हैं तो एक बार कंप्लीट हो जाएगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब कोर्ट ने कहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का यूज़ किया। पहला पॉइंट है जहाँ पे कोर्ट ने ये देखा कि आपने कंपनी बनाई फ्रॉड करने के लिए,
लोगों को चीट करने के लिए। अगर इस इंटेंशन से कंपनी बनी है तो वो इंटेंशन फ्रॉडुलेंट है और आपके खिलाफ पर्सनल एक्शन हो सकता है। दूसरे पॉइंट में बोला कि आप कंपनी का चेहरा दिखा के पीछे कोई और ही है। जैसे उसमें एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जो केस है इंडिया में कोई पर्टिकुलर कंपनी बिजनेस करना चाहती है या कुछ पर्टिकुलर लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बिलोंग करते हैं चाइना से और पाकिस्तान से। आपको पता है कि इन दोनों कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन कैसा है। पाकिस्तान के साथ तो एकदम ही एक्सट्रीम हो गया। तो कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्ट करे और इंडिया अलाउ कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसने सोचा यार मुझे तो पैसे कमाने हैं इंडिया से, क्या करूँ मैं, क्योंकि मेरे देश में तो हालत अलग ही है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ मैं इंडिया में। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं ना, अपन चाइना और पाकिस्तान के नाम से इन्वेस्टमेंट क्यों करें, अपने चलते हैं श्रीलंका, ठीक है, सिंगापुर चलते, चलो सिंगापुर और इंडिया के तो रिलेशन अच्छे हैं। सिंगापुर गए और चाइनीज़ और पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने अपना अपना पैसा लगा के सिंगापुर में कंपनी स्टार्ट की, सिंगापुर में रजिस्टर कराई और 5-10% पैसा सिंगापुर के लोगों का इन्वेस्ट करवा दिया। अब ऑन पेपर ये सिंगापुर कंपनी हो गई। वहाँ से इंडिया में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन किया। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ये वेरीफाई नहीं करेगी कि इस कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन है, या सिर्फ सिंगापुर की कंपनी है बोल के अलाउ कर देंगे? डिटेल वेरिफिकेशन तो होगा। जब वेरीफाई किया तो पता चला 90% इन्वेस्टमेंट चाइना और पाकिस्तान से आ रहा है और 10% सिंगापुर के लोगों का है। अब इस कंपनी को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। आप ये तो देखो कंपनी के पीछे कौन है। तो कॉर्पोरेट फेस पे आप क्या दिखा रहे हो वो अलग बात है, पीछे कौन है वो देखना ज़रूरी है। तो वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करके ही देखा जा सकता है वैसे। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी है। नेक्स्ट, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, जिसमें देश का नुकसान है, तो फिर आपकी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। ये भी एक पॉइंट है। अब जैसे अभी वो ड्रीम 11 का मैटर हुआ, ऑनलाइन गेमिंग, रियल मनी गेमिंग, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। रियल मनी गेमिंग इज़ नॉट अलाउड। ड्रीम 11 का बेचारे का बिजनेस ही खत्म हो गया। बहुत सीवियर केस है वो, एंड दैट इज़ मतलब वो डिबेटेबल भी है। 11 साल कंपनी को आपने बिजनेस करने दिया, रातों रात आपको ये समझ में आया कि नहीं करने देना चाहिए, तो आपने उनके बिजनेस मॉडल का तो पूरा नुकसान कर दिया। उनके इन्वेस्टर्स, उनका स्टाफ, उनके एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिलीज़, सब लोग मतलब ताला ही लगा दिया एकदम से। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और ड्रीम 11 जैसी कंपनीज़ ने सुप्रीम कोर्ट तक लीगल बैटल लड़ा। रीज़न बीइंग कि उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि ये बेटिंग गैम्बलिंग करवाते हैं, और सबको ये लगता था बेटिंग गैम्बलिंग ही है काफ़ी लोग। और दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अब ड्रीम 11 की वजह से बहुत लोगों के पैसे डूबे भी हैं, और मतलब एक होता है ना कि खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, बेटिंग गैम्बलिंग में थोड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो लोगों ने लाखों रुपए गंवाए हैं इन ऐप्स के ऊपर। तो इनके खिलाफ एक्शन लेना गलत भी नहीं है, बट एब्रप्टली आपने अचानक से कंपनी ही बंद कर दी, वो कॉर्पोरेट तरीके से वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है कि सरकार मनमानी करती है। जब चाहे किसी का कुछ भी बिजनेस बंद करा देगी, ये कानून पास करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वर्चुअल गेमिंग वाली सारी कंपनीज़ पे रातों रात गवर्नमेंट ने एक बिल पास करके बैन लगा दिया, ख़त्म हो गया। अभी भी अगर कोई कंपनी वो बिज़नेस करने की कोशिश करे तो दैट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और उसको बंद करने के लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा वैसा। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है डायमलर कंपनी लिमिटेड और कॉन्टिनेंटल टायर्स का केस। ये थोड़ा पुराना केस है, काफ़ी पुराना, 1916 का केस है। इसमें मेन बात हो रही है एनिमी कैरेक्टर की। हमारे देश की और किसी और देश की लड़ाई चल रही है, वॉर वाली सिचुएशन है, तो उस देश की कंपनी को हम हमारे देश में काम करने देंगे? पूरी नहीं, कंपनी अलग होती है। भाई क्या कंपनी अलग होती है? चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन किया ही था इंडिया में, टिकटॉक बैन कर दिया, 24 घंटे देश पे शांति रही, अगले दिन रील आ गया और मुसीबत बढ़ गई। ठीक है, वैसा है। पहले क्या था, इंस्टाग्राम अलग था, टिकटॉक अलग था। तो जिसको टिकटॉक नहीं चाहिए वो ऐप डाउनलोड नहीं करता था कि इंस्टाग्राम पे शांति, एकदम ऐसे साइलेंस था इंस्टाग्राम पे। अपना फ़ोटो पोस्ट किया, लोगों ने उस पर लाइक किया, कमेंट किया, ख़त्म, उससे ऊपर कुछ नहीं था। तो आप खाली अपनी मेमोरीज पोस्ट कर सकते हो। अब जो कबाड़ा किया उन्होंने इंस्टाग्राम का, अब ऐसा मतलब सब कुछ ही एक साथ पूरा बुफे सिस्टम चलता है वहाँ पे। तो टिकटॉक में जो जो था वो सारा उठा के इंस्टा वाले ने एक ही दिन में रील पे डाल दिया। अब उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी समझो, उनके पास पूरा रील का फॉर्मेट रेडी था, बट दे न्यू कि टिकटॉक इतना बड़ा है कि हम अभी निकालेंगे ना तो टिकटॉक के सामने हमारी रील फ्लॉप हो जाएगी। बट जब टिकटॉक ही बंद हो गया इंडिया में, तो सबको पता है कि अब मजबूरी है, अब हम रील लॉन्च करेंगे ना तो पब्लिक भागते भागते आएगी। एक दिन में लॉन्च किया, एक दिन में टिकटॉक बंद होते ही अगले दिन रील आ गई, और उसके बाद सारे टिकटॉक वाले रील पे आ गए। और फिर इंस्टाग्राम में जो उन्होंने खिचड़ी बनाई है और जो अपने को लत लगी है, अब स्क्रॉलिंग करते करते अपना मन ही नहीं भरता। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, स्क्रॉलिंग का कोई एंड नहीं है। आप आधा घंटा स्क्रॉल करो, मन करेगा एक रील और देख लेते हैं, 1 घंटा स्क्रॉल करो और टाइम का पता ही नहीं चलता है।
या 1 घंटा लेक्चर में बैठना हो ना तो ऐसे अपन सांसें ऊपर नीचे हो जाती, कब खत्म होगा, और वहाँ ऐसे स्क्रॉल करते करते 2 घंटे हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अपने सबके लिए। आपका ना रिटेंशन जो है वो, आपके माइंड का रिटेंशन पावर कम हो गया। अभी आप देखना यूट्यूब पे कोई 25 मिनट का वीडियो होगा ना, आप प्ले ही नहीं करोगे। देख लेना, लंबे वीडियोस देखने की आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, क्योंकि वो 15 सेकंड में ना कंटेंट चेंज हो जाता है। रील इज़ लाइक एवरी 30 सेकंड, एवरी 15 सेकंड समथिंग न्यू। यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं लोग बैठे बैठे, मैं खुद देखता हूँ कितनी बार। इंस्टा पे रील देख रहे हैं अपन, हर 30 सेकंड में नया कंटेंट आ रहा है जो एक दूसरे से को रिलेटेड नहीं है। आप स्क्रॉल करो, एक खाने की रील आ गई, उसके बाद एक पॉलिटिक्स की रील आ गई, एक स्टैंड अप कॉमेडियन की रील आ गई, एक कोई और रील आ गई। तो वो कंटेंट आपस में को रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन का वो स्टिम्युलेशन इतना बढ़ गया है कि आपको हर 15-20 सेकंड में कुछ नया चाहिए। और जिस स्पीड पे आप वीडियोस देखते हो वो स्पीड 1.0 है या बढ़ गई है? सच्ची बताओ, बढ़ गई है ना। 1.25 भी स्लो लगता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो वेब सीरीज़ भी 2.0 पे देखते हैं। भाई तुम लोग पागल हो क्या? मज़ा क्या आ रहा है? 1.5 पे कोई वेब सीरीज़ देख रहा है और सीरियल देख रहा है तो क्या फ़ायदा? मूवी लोग फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं ऑनलाइन। मतलब फिर तो ये ऐसा हो गया ना कि आपका ब्रेन इतना ओवर प्रोसेस्ड हो गया है कि उसको सिर्फ है ना कुछ चाहिए। आप वो सीरीज़ एंजॉय नहीं कर रहे हो, बोले इतना स्लो बोल रहा है। यूट्यूब पे भी तो ऐसा होता है। अब मैं इतने टोन पे बोलता हूँ, लोगों को यहाँ पे लगता है स्लो बोल रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे 1.5 की आदत है। मैं थोड़ी 1.5 भी बोल सकता हूँ, मैं तो 1 पे ही बोलूँगा। तो आपको स्लो लग रहा है तो आप जल्दी बोर हो रहे हो, क्योंकि रिटेंशन ना माइंड का कम हो गया है। एक ही चीज़ 15 सेकंड के बाद आपको बोर करती है, तो ये साइकोलॉजिकली अच्छा नहीं है, बिकॉज आपका फोकस खत्म होता जा रहा है। आप किसी चीज़ पे 30 मिनट फोकस नहीं कर सकते, 30 सेकंड कर सकते हो, फिर कुछ नया चाहिए। अब मैं यहाँ थोड़ी हर 30 सेकंड में टॉपिक चेंज करूँगा, मैं तो कंटिन्यूटी में चलूँगा। ये प्रॉब्लम जो है वो आपको हो रहा है और आपको समझ भी नहीं आ रही है क्यों हो रहा है। स्क्रॉलिंग की वजह से हो रहा है। और ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं ये पूरी जनरेशन ना धीरे धीरे पागल होती जा रही है, इनको खुद को नहीं पता चल रहा है। ये स्क्रॉलिंग इनका माइंड खराब कर रहा है और ये एडिक्टेड होते जा रहे हैं। आप 1 घंटा बिना फ़ोन के बैठोगे आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, और वो आपको नहीं, मुझे भी है, सबको हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन के बिना तो चैन ही नहीं पड़ता। उसका रीज़न वही है कि जो कंटेंट इस तरीके से आ रहा है ना, अपना रिटेंशन पावर खत्म होता जा रहा है। और पढ़ाई करने में ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, पढ़ाई नहीं हो रही अपने से, उसका ये रीज़न है। वो एक्चुअली में कोरिलेटेड, जो लेके बैठते हो ना बुक लेके, बोले सर 15-20 मिनट से ऊपर पढ़ाई नहीं होती। मेरे को लिटरली लास्ट बैच में बोला 1-2 लोगों ने ऐसा, बोले 15-20 मिनट से ऊपर मेरे से पढ़ाई नहीं होती। मतलब कहाँ से होगी? रील देखने की इतनी आदत है, 15-20 मिनट में तो 100 रील देख लेते हो, तो एक टॉपिक पे फोकस कैसे होगा? तो वो आपका फोकस जो है वो इसकी वजह से बिगड़ रहा है। ये रियल फैक्ट है वैसे। ठीक है, देखते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ है, एनिमी कैरेक्टर वाला केस है। तो ऐसी कंपनीज को हम इंडिया में बिजनेस नहीं करने देंगे जिनका हमारे साथ एनिमी कैरेक्टर वाला रिलेशन है। जैसे टिकटॉक और पबजी बैन किया था, दोनों एक साथ बैन हुआ था, टिकटॉक और पबजी। मतलब सारे जो फ्री लोग थे ना देश में, जो बेरोज़गार थे, उनको पता नहीं थी, उनको पता चल गया कि हम बेरोज़गार है, अब करें क्या। टिकटॉक पे एक सेलिब्रिटी है, टिकटॉक स्टार, वो बेचारे एकदम अचानक से ऐसा हो गया कि बेरोज़गार हो गए, अब काम क्या करेंगे। पूरा दिन टिकटॉक बना के पैसे कमा रहे थे, अब वो काम चला गया। जिनके पास कोई काम नहीं था वो पबजी में बिजी थे, अब उनको पता चल गया कि पबजी बंद हो गई तो अब पूरा दिन करें क्या, बहुत टाइम है हमारे पास, तो मालूम ही नहीं पड़ा। फिर पबजी वापस आई। पबजी जो है उसमें जो कंपनी है टेंसेंट और दूसरी कौन सी थी, क्राफ्टन, 2 कंपनीज है। एक साउथ कोरिया की, एक चाइना की। चाइनीज़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट कम था, कोरियन वाली का ज़्यादा था, बट चाइनीज़ के नाम पे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। 7,000 करोड़ का बिजनेस था 1 साल का पबजी का इंडिया में, क्योंकि उसमें इन ऐप परचेजेस और वो सब भी होते थे, इसमें वो रियल पैसा खर्च करते थे। तो पबजी वाला बोले यार ये तो बहुत नुकसान हो गया। तो उसने क्या किया, टेंसेंट गेम्स जो चाइनीज़ वाला पार्टनर है उसको हटाया, भाई तू पहले मेरी कंपनी से बाहर निकल, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। फिर वो कोरियन कंपनी ने अपने नाम से फिर से इंडिया में अप्लाई किया कि भाई अब चाइनीज़ पार्टनर नहीं, अब तो अलाउ करो। कोरिया वालों से तो कोई दुश्मनी नहीं है, बोले नहीं, कोरिया वाले सब अच्छे हैं। LG कोरिया से है, ह्युंडई कोरिया से है, ठीक है। तो कोरियन आर्मी है पूरी अपने यहाँ, तो आपको पता ही है। BTS वाले अपने कोरिया वाले हैं, तो कोरिया वाले तो फ़ैन फॉलोइंग अलग ही है। बोले नहीं, इनसे तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो साउथ कोरिया से कोई प्रॉब्लम है नहीं, बोला अलाउ कर दो। तो क्राफ्टन वालों ने फिर वापस से BGMI करके उसको रीनेम करके लॉन्च किया, क्योंकि पबजी के नाम से फिर वो चाइनीज़ कंपनी वाला थ्रेड जो है उनको ही सता रहा था, नाम ही चेंज कर दो, कंपनी चेंज कर दो, इन्वेस्टर चेंज कर दो, इसलिए गेम वापस आई। तो उतना लंबा चक्कर हो गया वो एनिमी कैरेक्टर की वजह से वैसा। तो ये पॉइंट है। चलो देखें आगे। पॉइंट में बोला अगर आप टैक्स की चोरी करने के लिए कंपनी बनाते हो तो सीधी बात है यार, नहीं अलाउ करेंगे। कंपनी बनाने का पर्पस बिजनेस करने का होना चाहिए, टैक्स की चोरी करने का तो नहीं होना चाहिए, ये भी अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद F पॉइंट है, उसमें बोला है वेलफेयर लेजिस्लेशन। देखो वेलफेयर लेजिस्लेशन जो है ना वो एक टाइप ऑफ लॉ है, कैटेगरी है। ऐसे कानून जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए बनाए जाते हैं,
उनको फेवर करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको वेलफेयर लॉज बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप बोनस एक्ट का ले सकते हो, एम्प्लॉयज़ को बोनस देना, वर्कर्स को बोनस देना, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट फंड, ये सब जो कानून बनते हैं ना, इंश्योरेंस, ये सब वेलफेयर फंड्स में आते हैं या वेलफेयर लेजिस्लेशन में आते हैं। तो अगर आपने इन कानून को तोड़ने की कोशिश की एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को रोकने के इंटेंशन से, तो वो गलत माना जाएगा और उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा और पर्सनल लायबिलिटी आएगी वैसा। तो ये कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक बिहार गवर्नमेंट का केस है। अभी बिहार में इलेक्शन हुए तो काफ़ी ट्रेंडिंग है बिहार, आपको पता ही है, और क्या हालत हुई वहाँ पे वो भी आपको पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने कैंडिडेट में जिनको टिकट दिया, कोई IITian है, कोई मैथ्स का प्रोफेसर है, कोई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, कोई एडवोकेट है, सारे हार गए, किसी को वोट नहीं मिले। और जो पार्टी पैसे बांट रही थी उनको सारे वोट मिल गए। इलेक्शन के टाइम पे खुले पैसे बांटे, 10,000 रुपये ले लो, सारी लेडीज़ को बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दे दिए और वोट मिल गया। बोला अभी 10,000 दे दो, वोट हमें दे दो, बिज़नेस चालू करो, 2 लाख रुपये और देंगे। तो ये सुन के सब ने वोट दे दिया और इलेक्शन जीत गए। जो पार्टी इलेक्शन जीती उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे दिए। नीतीश कुमार 25 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर, 25 साल पहले भी बिहार वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। मतलब 25 साल में बंदे ने कुछ भी चेंज नहीं किया, वहीं का वहीं है, लेकिन फिर भी वोट मिल रहा है। और इतना बढ़िया पॉलिटिक्स है कि CM मैं ही रहूँगा, जो पार्टी मेरे को CM बनाएगी मैं उसकी तरफ हूँ, मेरे MLA उसके साथ बैठ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कभी BJP के साथ, कभी BJP के अगेंस्ट, पर CM मैं ही रहूँगा। तो 25 साल में 10 बार उन्होंने CM की शपथ ली है। रिकॉर्ड है वो कि एक ही बंदा 10 बार एक स्टेट का CM कंटिन्यूस बना है, क्योंकि उनको सपोर्ट में जो पार्टी आ जाए, लेकिन CM मैं ही रहूँगा। अपनी पोस्ट फिक्स है, अपने को ना प्रमोशन चाहिए ना डिमोशन चाहिए, अपने CM के CM ही रहेंगे जब तक है। ये बिहार में रियलिटी है। और पब्लिक भी अजीब है, ग्रोथ के बदले वोट उसको दे रही है जो पैसा दे रहा है। उनको मालूम है कि ये ऐसे ही रहने वाला है, कुछ चीज़ बदलने वाली नहीं है, लेकिन कम से कम कैश तो मिल रहा है। तो 10,000 रुपये पर पर्सन कम थोड़ी होते हैं, 2 लाख तक तो कमिटमेंट भी दे रहा है। वोट दे दो, ख़त्म करो, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह चलती रहेंगी। तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है वहाँ पर। बाकी तो आप रील पर देख ही लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे केस हुआ कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सरकार मतलब बिहार गवर्नमेंट की एक इन्वेस्टमेंट थी, कोई गवर्नमेंट कंपनी थी, वो गवर्नमेंट कंपनी लॉस में थी ऑब्वियसली, ठीक है। अब लॉस में थी और वहाँ पे कंडीशन ये हो गई कि जो वर्कर्स डेली वेजेस वाले होते हैं ना, उनकी सैलरी भी नहीं मिल रही थी, वेजेस भी नहीं मिल रहे थे, और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। इतना सीवियर मैटर होने के बाद भी बिहार गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया उस सरकारी कंपनी को कि यार थोड़ा फंड तो हम रिलीज़ करके कंपनी के वर्कर्स को बचा लें। किसी ने केस फाइल कर दिया कि भाई ये तो सरकार की गलती है। सरकार ने बोला ऐसे थोड़ी होता है, सरकारी कंपनी अलग है, सरकार अलग है, हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है उसके लिए हम डायरेक्टली थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन दिया। कोर्ट ने बोला यार ये कंपनी अलग है, हम अलग है, वो सब अपनी जगह ठीक है। ह्यूमन ग्राउंड्स भी तो कोई चीज़ होती है, किसी की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका कंपनी का फॉर्मेट नहीं हो सकता है। बोला यहाँ पे सरकार की गलती है, सुसाइड वाला मैटर बहुत सीरियस हो गया, किसी की फैमिली इंपैक्ट हो गई, तो आपको थोड़ा बहुत फंडिंग दे के एटलीस्ट उतना करना चाहिए था कि वो डेली वेजेस वाले वर्कर्स की वेजेस निकल जाए और उनको इतना एक्सट्रीम स्टेप ना लेना पड़े। तो ये बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन गया और बोला कि उनकी फैमिलीज़ को पहले कॉम्पनसेट करो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, वैसा। तो ये पॉइंट है। तो ये पहला केस था जहाँ पे थोड़ा ह्यूमन ग्राउंड्स को भी कंसिडर किया और इससे ये चीज़ सामने आई। जो लास्ट पार्ट है वो ओपन एंडेड है, उसमें बोला है कि और भी कोई अनजस्ट या इनइक्विटेबल पर्पस के लिए कंपनी बनाता है, मतलब गलत काम करने के लिए कंपनी बनाता है, तो वहाँ पे ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जो है वो किया जाए। क्लियर, ये समझ आया? चलिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी ये चीज़ें एप्लीकेबल है, और क्रिमिनल एक्टिविटी छुपाने के लिए अगर कोई कंपनी बनाता है तो उसके खिलाफ भी ये सब चीज़ें सेम तरीके से काम करेंगे। तो ये पूरा आपका टॉपिक जो है वो हो गया कंप्लीट। तो इसमें ये पॉइंट्स ध्यान रखना, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में ये सारी सिचुएशंस हैं, इसमें से कोई एक सिचुएशन पूछ ले वैसा भी हो सकता है, या जनरल आंसर आ जाए वो भी पॉसिबल है। तो पास पेपर्स में बहुत बार पूछा हुआ है, मैं आपको पास पेपर्स के लिए क्रैकर प्रोवाइड करूँगा, उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने आए हैं वो पता चलेगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी वैसा, ठीक है। बस तो चैप्टर 1 आपका यहाँ पे क्लियर है। आपको कुछ पूछना हो, इसमें कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। बस तो इतना रखते हैं, बाकी फिर सेकेंड चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।